नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एजी नूरानी अब हमारे बीच नहीं है। अब्दुल गफूर अब्दुल मजीद नूरानी, जितना लंबा नाम उससे भी लंबा उनका काम। हमारे बीच से एक ऐसा लेखक, ऐसा बुद्धिजीवी, ऐसा वकील चला गया जो अनेक विषयों पर एकाधिकार रखता था। नूरानी साहब ने 1960 के दशक से लिखना शुरू किया, अखबारों में, पत्रिकाओं में, और 60 साल से ज़्यादा समय तक लिखते रहे। लाखों करोड़ों पाठकों को अपने लेखों से प्रभावित किया, उनके जीवन का हिस्सा बने। उन्होंने 94 साल के जीवन में इतना कुछ लिखा है कि सब पढ़ने में किसी का एक जीवन भी कम पड़ जाएगा। 1 मिनट की रील में भटक रही भारत की जवानी की आत्माओं को जानना चाहिए कि एजी नूरानी कौन है और उन पर क्यों बात होनी चाहिए। आए दिन आप चौक चौराहों से लेकर तमाम नेताओं की जुबान पर अनुच्छेद 370 का जिक्र सुनते ही होंगे। इस अकेले विषय पर नूरानी साहब ने केवल किताब ही नहीं, इतने लेख लिखे हैं कि आप उन्हें जाने बिना 370 पर कोई सार्थक बहस नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप अंकिलों और आंटियों को भी नूरानी साहब की किताबें जीवन में एक बार पढ़नी चाहिए। उनके गुड मॉर्निंग मैसेज की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। नूरानी साहब का जाना हमारे मौजूदा दौर ही नहीं, पिछले 65 वर्षों के किसी भी दौर के लिए सदमे से कम नहीं। एजी नूरानी के लेखों को पढ़कर, किताबों को पढ़कर आज अगर एक भी नेता तैयार होता, कार्यकर्ता तैयार होता, प्रवक्ता तैयार होता, तो वह उन मुद्दों पर भरी पब्लिक में मुकम्मल जवाब देने के लायक बन जाता जिनके सहारे हिंदी प्रदेशों की राजनीतिक चेतना को बर्बाद कर दिया गया। एजी नूरानी ने 29 अगस्त को 94 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने जानने वालों में गफूर भाई कहे जाने वाले एजी नूरानी के लेखों को पढ़ते हुए न जाने कितने छात्रों ने जीवन भर पेन पेंसिल से अंडरलाइन किया होगा, नोट्स बनाए होंगे। एजी नूरानी व्यस्त वकील थे, मगर उतने ही व्यस्त इतिहासकार और उससे भी व्यस्त पब्लिक इंटेलेक्चुअल। एजी नूरानी की किताबों के कवर से आपको पता चल जाएगा कि जिन मुद्दों को लेकर देश में और खासकर हिंदी पट्टी में अफवाहों का समंदर बहता है, उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने तथ्यों के साथ, संदर्भों के साथ और सटीक तर्कों के साथ कितना कुछ लिखा है। अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता इन्हें गहराई से समझ ले तो वह अच्छा वक्ता बन जाएगा। इन विषयों पर चुप रहने की नौबत नहीं आएगी। भारत की राजनीति को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले इन मुद्दों का नूरानी साहब की किताबों में धीरज के साथ ऑपरेशन किया गया है। कश्मीर, राष्ट्रीय स्वयं संघ, बाबरी मस्जिद ध्वंस, न्यायिक नैतिकता, संविधान, आतंकवाद, राजद्रोह जैसे जटिल मुद्दों पर उन्होंने लगातार लिखा है। भगत सिंह के ट्रायल पर, हैदराबाद के पतन पर भी उनकी किताबें हैं। विदेश नीति, धर्मनिरपेक्षता, भारत के मुसलमानों पर कितना कुछ उन्होंने लिखा है। भारत चीन सरहद के मसले पर भी उनकी किताबें हैं और लेख हैं। इन सब पर उनका लिखा किसी शोध ग्रंथ से भी उम्दा हुआ करता था। हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पीछे विरासत के तौर पर दर्जनों किताबें और अनगिनत लेख आपके लिए छोड़े हैं। इन सब में उनकी असीम साधना है। उनकी किताबें हों या फ्रंटलाइन में उनके बेहद लंबे लंबे आर्टिकल, किसी भी काम को उन्होंने खाना पूर्ति के तौर पर नहीं किया। उनका लेख आम तौर पर 3000 से लेकर 5000 शब्दों का हुआ करता था और वे खुद अपने हाथ से लिखा करते थे। हर मुद्दे के इतिहास की खाक छान निकालते थे और उसे वर्तमान की अहमियत से इस तरह जोड़ते थे कि यह इतिहास युक्त पॉलिटिकल कमेंट्री सब पर भारी पड़ जाती थी। बहुत कम पॉलिटिकल लेखकों का अपनी भाषा पर इतना सहज अधिकार होता है जितना नूरानी साहब का था। रिसर्च करने, झूठ पकड़ने और सच का पता लगाने की उनकी भूख अंत तक खत्म नहीं हुई। आखिरी दिनों में भी वे बाबरी मस्जिद ध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किताब लिखने में लगे थे। चूंकि हम उन्हें निजी तौर पर नहीं जानते, इसलिए उनके लिखे गए काम के सहारे ही आपसे बात कर सकते हैं। उसके लिए एक वीडियो नहीं, 100 वीडियो भी कम पड़ जाए। इसलिए हमने सोचा है 370 पर उन्होंने जो लिखा है उसकी कुछ बुनियादी बातों तक ही
खुद को सीमित रखते हैं। हमें नहीं पता कि एजी नूरानी ने कश्मीर की इस खूबसूरती को कैसे देखा, कश्मीर को लेकर कितना रोमांटिक थे, मगर कश्मीर और वहां के लोगों से जुड़े इतिहास को उन्होंने गहराई तक जाकर टटोला है और सबके लिए सामने रखने की कोशिश की है। इसलिए भी लिखा कि इसे लेकर तमाम जगहों की राजनीति खराब हो रही है, रोजाना गलत तथ्यों का सहारा लिया जाता है। कश्मीर के लोगों और उनकी तकलीफों को उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ में समझा और सबको बताया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपी उनकी किताब इसी बात से शुरू होती है कि इसके सभी प्रावधानों को लेकर अनुच्छेद 370 संविधान सभा में खूब बहस हुई। 5 महीने तक प्रधानमंत्री नेहरू और उनके सहयोगी इस पर विचार विमर्श करते रहे। तब जाकर संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 पर मुहर लगाई। इसमें दोनों ही तरफ से कोई बदलाव नहीं हो सकता था, यह वादा किया गया। लेकिन इसे लागू होने के 10 साल बाद ही प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में कहा, अनुच्छेद 370 की काफी छटाई हो चुकी है, यह प्रक्रिया जारी है। पिछले 10 वर्षों में इतना कुछ कर दिया गया है कि कश्मीर घाटी पूरी तरह भारत के साथ एकीकृत हो चुकी है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने संसद में कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को ले जाने का एक ही तरीका है, अनुच्छेद 370। यह वो सुरंग है जिसके जरिए काफी वाहन पास हो चुके हैं और इससे भी ज्यादा पास होंगे। गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि 370 को राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी यही माना कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश पर्याप्त है। यहां से आप इस सवाल पर सोच सकते हैं कि तब अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर संसद में विधेयक क्यों पेश किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा क्यों समाप्त किया गया और इसके 2 हिस्से क्यों किए गए। अनुच्छेद 370 को लेकर भारत की राजनीति में विवाद शुरू से रहा है। कश्मीर से भी ज्यादा शायद हिंदी प्रदेशों में रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस विवाद के पीछे के सच को जानने से भागते हैं, क्योंकि उन्हें काफी पढ़ना पड़ जाएगा और बिना पढ़े अफवाहों को गले लगा लेना आसान भी होता है। एजी नूरानी ने इन्हीं सब बातों को चुनौती देने के लिए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कश्मीर अनुच्छेद 370 को लेकर रिसर्च करने में लगा दिया और अनेक लेख लिखे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के फैसले को सही बताया, तब एजी नूरानी और फली एस नरीमन जैसे न्यायविदों ने कड़ी आलोचना की। आप हमारे पुराने वीडियो इन विषयों पर देख सकते हैं। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को किसी भी प्रकार की आंतरिक संप्रभुता हासिल नहीं थी। इसका मतलब यही हुआ कि अनुच्छेद 370 को लेकर जिस बात का बवाल मचाया गया वो असल मुद्दा था ही नहीं। जब इससे जम्मू कश्मीर को किसी प्रकार की आंतरिक संप्रभुता हासिल नहीं थी, तो मात्र राष्ट्रपति के आदेश से हटा देने वाले इस प्रावधान को हटाकर जनता के बीच सीना क्यों फुलाया जाता है। अफसोस, जिस दौर में अनुच्छेद 370 को लेकर राजनीति ने तूफान मचाया, उसी दौर में उस लेखक को कई लोगों ने भुला दिया जिन्होंने जीवन भर इस पर काम किया। नूरानी साहब के पास कितने नेता गए, कितने नेताओं ने जनता के बीच जाकर कहा कि एक बार नूरानी साहब को भी पढ़िए। 4 दिसंबर 1964 को तत्कालीन प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा, अनुच्छेद 370 का बाहरी हिस्सा ही बच गया है, उसके भीतर का गुदा समाप्त हो चुका है। यह बात 1964 की है। एजी नूरानी ने लिखा है कि अनुच्छेद 370 समय के साथ अपने आप समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अनेक राष्ट्रपतियों के अनेक आदेशों ने इसे खोखला किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में मंत्री रहे, बाद में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट का हिस्सा थे जब अनुच्छेद 370 लागू हुआ। उन्होंने विरोध नहीं किया, ना इस्तीफा दिया। नूरानी ने लिखा है, अगर उन्हें यह राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध लगा होता तो पद से इस्तीफा दे चुके होते।
4 फरवरी 1953 को शेख अब्दुल्ला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा और याद दिलाया कि यह अभी तो नहीं आया, तब आया था जब आप नेहरू कैबिनेट का हिस्सा थे। अनुच्छेद 370 के संदर्भ में नूरानी साहब ने एक एक बात का संदर्भ दिया है और हर बात तथ्यों के आधार पर कही है। 16 सितंबर 2020 को उन्होंने द फ्रंटलाइन में 5200 शब्दों का लेख लिखा है। आप उसी को पढ़ लें तो अनुच्छेद 370 की राजनीति के बारे में ठोस समझ बन जाएगी। नूरानी ऐसे ऐसे तथ्यों को उजागर करते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उस पर बात करना मुश्किल हो जाए। अब अनुच्छेद 370 के लिए बीजेपी और आरएसएस के नेता अक्सर कांग्रेस और नेहरू का नाम लेते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर मोदी सरकार इन दिनों टिकी हुई है। चंद्रबाबू नायडू इसके पहले एनडीए के संयोजक थे, मगर उससे भी पहले नायडू ने संयुक्त मोर्चा की सरकार के समय भी संयोजक का भार संभाला था। उस समय एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के नेतृत्व में 5 जून 1996 को न्यूनतम साझा कार्यक्रम पास हुआ, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अनुच्छेद 370 का पूरा सम्मान किया जाएगा, जम्मू कश्मीर की जनता का सम्मान किया जाएगा, राज्य को अधिक से अधिक स्वायत्तता देकर जम्मू कश्मीर की समस्या को दूर किया जाएगा। बीजेपी कभी इस बात के लिए इस सरकार को निशाना नहीं बनाती, देवेगौड़ा को निशाना नहीं बनाती, चंद्रबाबू नायडू को नहीं बनाती। यह और बात है कि अनुच्छेद 370 में जरा भी बदलाव की बात नहीं करने वाले नायडू, देवेगौड़ा और नीतीश कुमार तीनों बीजेपी के साथ हैं और तीनों ने जब 5 अगस्त 2019 को संसद में इसे कानून के जरिए खत्म किया गया, सरकार का साथ दिया था, नायडू ने स्वागत किया था। एजी नूरानी अपने लेख में इन सब बातों का हवाला देते हैं, बताते हैं कि ये नेता किस तरह से वादा कर अपने वादे से पलट गए। हम पूरा लेख तो नहीं बता सकते, लेकिन एजी नूरानी ने किसी सरकार, किसी नेता को नहीं बख्शा है। उन्होंने जिस नजर से अनुच्छेद 370 को देखा है, शायद उस नजर से देखने और पब्लिक में कहने की हिम्मत बहुत कम में है। वे काफी विस्तार से संसद और सरकार के एक एक फैसले का उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, मगर जम्मू कश्मीर के साथ व्यवहार दूसरे राज्यों की तुलना में दोयम दर्जे का हुआ। नूरानी इस बात को मजबूती से रखा करते थे कि जो वादा किया गया उसे निभाने की संवैधानिक नैतिकता किस तरह से किनारे लगा दी गई। 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया, तब बहुत कम आवाजें थीं जो इसका विरोध मुखरता के साथ कर रही थीं। नूरानी ने द वायर में उस समय लेख लिखा, जो आप पढ़िएगा। वे एक सवाल उठाते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई राज्य 40 साल से आतंकवाद से जूझ रहा है, इसी के आधार पर उससे उसकी स्वायत्तता छीन ली जाए, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाए। नूरानी इस लेख में जवाहरलाल नेहरू के एक बयान का हवाला देते हैं। 1 जनवरी 1952 को नेहरू ने कहा, हमारी धर्मनिरपेक्ष नीतियों, संविधान पर इससे बड़ी मुहर क्या हो सकती है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए तब कश्मीर में क्या होता अगर जनसंघ या कोई सांप्रदायिक पार्टी सत्ता में होती। कश्मीर के लोग कहते कि वे सांप्रदायिकता से तंग आ चुके हैं। वे ऐसे देश में क्यों रहना चाहेंगे जहां जनसंघ और आरएसएस परेशान करते रहते हैं, वे कहीं और चले जाएंगे। यह नेहरू का बयान है और वायर में छपा है, जिसे एजी नूरानी ने लिखा है। आरएसएस कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू को टारगेट करता है, तो नेहरू भी कश्मीर की भावी समस्या के लिए उस समय आरएसएस को टारगेट किया करते थे। फिर वे इतिहास बताते हैं एजी नूरानी कि 70 साल पहले भी जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से करने का प्रस्ताव आया था, जिसका समर्थन कर्ण सिंह ने किया था और उन्होंने इस वक्त भी किया, यानी 2019 में। नूरानी बताते हैं कि संघ समर्थित प्रजा परिषद ने 50 के दशक में जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से करने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया। नेहरू ने इसे लेकर सरदार पटेल को चेतावनी भी दी थी। जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर नूरानी को पढ़ते हुए आप समृद्ध होते हैं और आपकी समझ का विस्तार होता है। इतिहास की बारीकियों को जानते हैं और समझते हैं कि किन तथ्यों और संदर्भों के सहारे
धीरज के साथ लंबे समय तक अध्ययन करते हुए आलोचना की जाती है। एजी नूरानी सत्ता की रफ्तार के हिसाब से अपनी गाड़ी की रफ्तार में परिवर्तन नहीं करते हैं। वे लंबा लिखते हैं। हो सकता है कि आपके लिए उन्हें पढ़ना आसान ना हो, मगर उन्हें पढ़े बिना आप इन मुद्दों को समझ ही नहीं सकते। एजी नूरानी द वायर के अपने लेख में लिखते हैं कि जून 2002 में संघ की कुरुक्षेत्र में एक बैठक होती है। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास होता है। नूरानी दिखा रहे हैं कि कैसे शुरू से ही जम्मू कश्मीर को बांटने और अंत में जम्मू को अलग कर राज्य बनाने की राजनीति चलती रही है। 5 अगस्त 2019 के फैसले को इतिहास में ले जाते हैं और बताते हैं कि जो भी हुआ उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। आपने अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थन में अनेक लेख पढ़े होंगे, हिंदी अखबारों में तो खासकर अभी भी छपते रहते हैं। पहले आप उन्हीं लेखों को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इस विषय पर एजी नूरानी को पढ़िए, तब पता चलेगा कि हिंदी के पाठकों को कैसे भरमाया जाता है। आपको लेखकों की मेहनत का भी अंदाजा मिल जाएगा। नूरानी ने जिस तरह से असाध्य तरीके से तथ्यों और तर्कों को रखा है, आपको अनुच्छेद 370 हटाने के पक्षधरों के यहां वैसी जानकारी ना प्रयास नजर आएगा। एक अन्य लेख में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतिहास भी बता देते हैं कि कैसे इन फैसलों ने हिंदुत्व की राजनीति को वैधानिकता प्रदान की है। नूरानी की नजर से कोई भी नहीं बचा। बाबरी ध्वंस और आरएसएस को लेकर उनका लिखा किसी भी इतिहासकार की किताब पर भारी पड़ सकता है। 2015 में नूरानी ने आर्ची ब्राउन की किताब मिथ ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लीडर की समीक्षा पर लंबा लेख लिखा। यह वो समय था जब भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी को मजबूत नेता के तौर पर पेश किया जा रहा था। नूरानी बताते हैं कि कैसे मजबूत नेता की छवि राजनीतिक नौटंकी से ज्यादा कुछ भी नहीं होती और मजबूत नेता की चाह ने मुल्कों को बर्बाद कर दिया। वो बताते हैं कि कैसे मजबूत नेता अपने आप में असुरक्षित नेता होता है। वह तमाम शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लेना चाहता है। उसके पास जितनी ज्यादा शक्ति आती रहती है, उतना ही वह अपने फैसलों के सही होने पर विश्वास करने लग जाता है। उसे लगता है उसका कोई भी विकल्प नहीं। जैसे ही वह नेता सारे निर्णय लेने लग जाता है, उसके पास नीति के बारे में सोचने, सारे पहलुओं को तौलने का समय कम होता जाता है। उसके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इसी कारण से एक व्यक्ति द्वारा मजबूत नेतृत्व के आकर्षण का विरोध करना चाहिए। असली नेता वह होता है जो सलाह मशवरा करता है, लोगों की बातों को सुनता है, समझता है, तब जाकर निर्णय लेता है। एक नेता को नेतृत्व करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, साथ ही लोकतंत्र के मानदंडों का खुद भी पालन करना चाहिए। नूरानी के बिना मौजूदा समय के बड़े बड़े मुद्दों पर लिखना और बोलना संभव नहीं। उन्होंने विपक्ष को भी कभी नहीं छोड़ा। सेंट्रल विस्ता को लेकर उनका एक लेख है जिसमें नूरानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हैं कि सरकार से व्हाइट पेपर सही से डिमांड नहीं किया जा रहा है। भारत के ऐतिहासिक स्थानों पर सत्ता के अपवित्र हाथ बढ़ते हैं, लेकिन विपक्ष मुतमईन होकर हाथ पर हाथ धरे बैठा है। विदेश नीति पर उनकी एक लाइन है, भारत चाहता है पड़ोसी देश उसे अंकिल पुकारें और विश्व की बड़ी ताकतें उसे भाई। एजी नूरानी की बातें इस दुनिया में मौजूद रहेंगी हमेशा हमेशा। उनके लेखों को पढ़कर अपनी समझ को धार देने वाले भी हमेशा रहेंगे। खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। उनकी लाइब्रेरी में किताबें और अखबारों में छपे लेखों की फाइलें भरी पड़ी हैं। वो सब आने वाले दिनों में काम आते रहेंगे। आरएसएस और बीजेपी को भी ऐसा ठोस आलोचक नहीं मिलेगा जिन्होंने इनकी आलोचना बिना डर, भय और लाग लपेट के की है। एजी नूरानी बिना कुछ मिलने की उम्मीद में लिखने वाले साहसी लेखकों, बुद्धिजीवियों की परंपरा के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।